दंगों की बात करें तो लालू राज में 7,651 छोटे मोटे दंगे हुए और यही संख्या दंगे यानी जाति विवाद तो 10,276 थी। और अगर घृणित अपराधों की बात करें तो उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस सुशासन की सरकार ने। हम जब जिस जंगल राज को आप लोग रेफर करते हैं उसमें 24,771 घटनाएं हुई थी और ये जो 15 साल का नीतीश कुमार का राज है उसमें 44,407 घटनाएं हुई हैं। तो अब आप ये बताइए कि वो जंगल राज है या ये जंगल राज है? वो जो बजट का एलोकेटेड अमाउंट है वो व्यर्थ जाता है, वो कितना होता है ज्ञानेश्वर जी आपको बताएं? वो 80,000 करोड़ होता है। वो जो 80,000 करोड़ जो जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं उसका तेजस्वी जी सदुपयोग करेंगे। और ये 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है उसके लिए फंड है और बहुत ही अच्छा फंड है और ये हाथ में है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ आज न्यूज रूम में है सैयद फैसल अली, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष परिचय ये है कि सैयद फैसल अली राजनीति में आने के पहले पत्रकार थे, बड़े पत्रकार। दुनिया के कई देशों में इन्होंने काम किया है और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो शिवहर से इन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। तो आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे, लेकिन फैसल अली साहब सबसे पहला सवाल आपके शिवहर को लेकर ही। आज जब हम चर्चा करने को बैठे हैं तो शिवहर लहूलुहान हो चुका है, जहां से आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। कल शाम को ही शिवहर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे जो आपकी पार्टी के एक पुराने नेता भी थे, श्री नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। ये शिवहर में क्या हो रहा है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो आपका धन्यवाद जी कि आपने मुझे बुलाया। जी। एक बात स्पष्ट कर दूं कि कल से मैं मर्माहत हूं। जिस तरह से श्री नारायण सिंह की दर्दनाक हत्या की गई है ये बहुत दुखद है और साथ साथ ये नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलती है। ये जो खोखले दावे ये लोग करते रहते हैं कि बिहार में सुशासन है और बिहार में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, उसकी पोल खोलने के लिए कल की श्री नारायण सिंह की हत्या ये एक बहुत बड़ा सबूत है। उसके साथ साथ आप सिर्फ शिवहर की बात कर रहे हैं, कल टिकारी में भी इसी तरह की एक घटना हुई है। एक उम्मीदवार के ऊपर 15-20 राउंड गोली चली है। तो जब बिहार में जो चुनाव के प्रत्याशी हैं, चाहे किसी दल किसी पार्टी के हों, वो जब सुरक्षित नहीं हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में क्या स्थिति है। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर पर हम बाद में आते हैं, लेकिन कल ही एक ओपिनियन पोल आया सी वोटर का, और ये ओपिनियन पोल सी वोटर का है जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अनुमान के मुताबिक ही नतीजे भी दे गया था। चाणक्य कब फेल कर गया था। तो सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है वो तो कह रहा है कि आप, आपकी पार्टी और आपके नेता तेजस्वी यादव घर बैठने के लिए ही बने हैं, चुनाव हार रहे हैं और एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है 135 से 159 सीटें। तो फिर चुनाव में आप लोग इतनी तैयारी किए हुए थे, ओपिनियन पोल कह रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं, तो क्या आप लोगों का विजन रहा? कहाँ चूक होती दिखाई पड़ रही है या कुछ और है बैटल ग्राउंड पे स्थिति? नहीं, पता ये करना होगा सी वोटर वालों को कि उनसे चूक कहाँ पे हुई। अच्छा। जैसे पिछली बार चाणक्य नीति वाले फेल हुए थे, इस बार ये फेल होंगे। इसलिए कि ये लोग जो चुनाव का जो आकलन करते हैं, हमने भी आपने भी सबने किया है, मालूम है कि हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उसका वोटर का सैंपल क्या होता है और उसके बाद वो किस तरह से परिस्थितियाँ बदलती हैं। आज से 10 दिन की पहले की जो परिस्थिति थी बिहार में चुनाव की, वो आज नहीं है। हर क्षण ये परिस्थिति बदलती चली जा रही है। जो जन समूह और जो जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है वो स्पष्ट बता रहा है कि इस बार घर बैठने की जो बारी है वो नीतीश कुमार की और भाजपा के दोस्तों की है। और जो हमारे तेजस्वी जी हैं वो इस बार कहीं ना कहीं सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो जन समूह है, जन समर्थन है, वो इस बात का घोतक है कि तेजस्वी जी की सत्ता आ रही है। आरजेडी इस बार पूरे बहुमत से सरकार बना रही है। नहीं, आप कह रहे हैं 10 दिन पहले स्थिति दूसरी थी। 10 दिन पहले क्या आप मान रहे हैं कि एनडीए जीत रहा था और 10 दिनों के बाद आप जीत रहे हैं? जैसा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, 9 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है, 9 तारीख को लालू यादव भी छूटेंगे और 10 तारीख को नीतीश चाचा की विदाई भी होगी। तो ये 10 दिन में क्या हो गया? 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 10 दिन पहले वो जीत रहे थे। हाँ। लेकिन 10 दिन क्या, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जब से प्रचार शुरू हुआ है तब तक वो अदृश्य जो चीज़ें थी वो लोगों को दिख नहीं रही थी कि क्या होगा और किस तरह से समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्राउंड पे जब तेजस्वी जी आएंगे तो क्या होगा। लेकिन हम लोग अपने जो पार्टी के लोग हैं, हम लोग एकदम
आश्वस्त थे कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन जब से रैलियां शुरू हुई, जब से चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया कि दूर दूर तक कोई भी मुकाबले में नहीं है। और वो हताशा भी दिख रही है जो एनडीए और बीजेपी के खेमे में है, वो भी दिख रही है। देखिए किस तरह से अपना संयम खो रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जाने जाते थे कि अगर उनके मन में किसी के लिए दुर्भाव है भी तो वो उसको अंदर रखते हैं, जल्दी निकालते नहीं, समय आने पर निपटाते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक सभा के बाद, चाहे परसा की सभा हो या कल की सभा हो, वो अपना संयम खो रहे हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उस प्रकार की भाषा के लिए नहीं जाने जाते थे। कहीं ना कहीं निराशा में, कहीं ना कहीं हताशा में ये सारी चीज़ें उनके मुंह से निकल रही है। स्पष्ट है, सिग्नल एकदम राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी क्लियर कि इस बार नीतीश कुमार हार रहे हैं और हम लोगों की सरकार बन रही है। नहीं, फैसल अली साहब, आप राजनेता के अलावा एक पत्रकार रहे हैं, विश्लेषक रहे हैं, और आपने कह दिया कि जो रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, जिसका इशारा आप कर रहे हैं कि तेजस्वी की रैली में इतनी भीड़ जुट रही है, तो पत्रकार की हैसियत से, और आप चुनाव भी लड़ रहे थे 2019 में शिवहर में, तब भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की सभा में बड़ी भीड़ जुटी थी। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो नतीजे क्या हुए? 39 और 1, राजद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो फिर वैसी ही भीड़ है क्या कि ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होने वाली है? देखिए, दोनों परिस्थितियां अलग हैं। लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति और विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति। आप ज्ञानेश्वर जी बहुत लंबे समय से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि यहाँ के जो मौलिक मुद्दे हैं वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं हो रहा है। हालांकि भाजपा और जेडीयू के लोग कोशिश कर रहे हैं यदा कदा कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिससे वोट का और वोटर का रुझान इधर उधर हो, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम जो जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, देखिए पॉलिटिक्स जो है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का खेल है। इस बार का जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है वो हम लोगों के फेवर में है। ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है वोटर को कि कौन किसके साथ है। भाजपा और लोजपा किसके साथ हैं, भाजपा और जदयू किसके साथ हैं, और उनका जो दूसरा तीसरा जो गठबंधन है ओवैसी का और पप्पू यादव का और लोजपा का, ये किसके साथ, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजद का महागठबंधन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है। तो ऐसी स्थिति में जो थोड़ा बहुत वोटर, जो फेंस सीटर जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने भी अपना मन बना लिया है कि उस ओर जाना है जिधर स्थिति स्पष्ट है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है और उसके साथ लोगों का जन समर्थन जुड़ रहा है। तो जो 2-4-5% फेंस सीटर वोटर होते हैं जिनको आप भी पहचानते हैं, वो साइलेंट, वो भी धीरे धीरे कतारबंद तरीके से हम लोग की तरफ आ रहे हैं और यही भीड़ में परिलक्षित हो रहा है, यही जो नारों में परिलक्षित हो रहा है। आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट किसी गांव में गया तो लोगों ने गांव के एंट्री पे ही उसको रोक दिया और वहां से वापस कर दिया। जी, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको पिछले 10 दिनों में दिखी होंगी कि एनडीए के कैंडिडेट क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। मैं आपके समक्ष आज बैठा हुआ हूं, कल पूरे सेंट्रल बिहार का मैं दौरा करके आया हूं और कल मैं शिवहर जा रहा हूं, तो हम लोगों को लोग सर माथे रख रहे हैं। ये इस बात का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ब्रांड थे, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर तो आप भारत जीत सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर बिहार नहीं जीत सकते हैं। एकदम स्पष्ट है, आपने सही बात कही है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार यहाँ पे आके मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, वो केंद्र में हैं। और यहाँ नरेंद्र मोदी आकर मुख्यमंत्री नहीं होने वाले। हाँ, नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, वो तो केंद्र में सत्ता संभाल रहे हैं। यहाँ पे जो नीतीश कुमार हैं उनका चेहरा थक चुका है, उनको लोग 15 साल तक आजमा चुके हैं। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि इधर जदयू वाले जो हैं 15 साल की अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं कि हमने 15 साल में ये किया वो किया, लेकिन जब मेरे जैसे किसी आदमी से बातचीत होती है तो कोई डेटा नहीं दे पाते हैं और उनके कुतर्कों का बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो ठंडे पानी में डाल दिया वो प्रधानमंत्री ने स्वयं डाल दिया जब गया में उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने कहाँ शासन किया है बेचारे ने, वो तो 3-3.5 साल ही सत्ता संभाल सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पूरे खेमे में, एनडीए के पूरे खेमे में क्या स्थिति बनी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर दोष भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अस्पष्ट स्थिति बनी हुई है और बुरी स्थिति में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, आप फैसल अली कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुझे नीतीश कुमार की जरूरत है ताकि बिहार को और अधिक रफ्तार दे सकें। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि यदि बिहार ने चूक कर दिया, वे याद करा रहे हैं पुराने दौर को, लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर को, जिसे जंगल राज कहा जाता था। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यह जंगल राज हमने नहीं कहा था, हाईकोर्ट ने कहा था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शाम 7 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना बंद हो जाता था,
नीतीश कुमार कह रहे हैं कैसे अपहरण उद्योग चलता था, नीतीश कुमार कह रहे हैं कैसे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब तक शाम को लोग घर नहीं लौट जाते थे तब तक उनके माता पिता चिंतित रहते थे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके ज़माने में स्कूल कहाँ खुला, उनके ज़माने में कॉलेजेस कहाँ खुले। तो क्या मंगल राज को खत्म कर बिहार जंगल राज की ओर बढ़ जाएगा? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है ज्ञानेश्वर जी। ये एक चीज़ है, देखिए जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो वो दूसरों की बुराइयां निकालता है। अपनी उपलब्धि 15 साल की गिना नहीं पा रहे हैं। देखिए, और तो आप में बुराई थी ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बहुत एक एक करके मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अपनी वो उपलब्धि गिना नहीं पा रहे हैं। कभी कहते हैं 15 साल, कभी कहते हैं 3.5 साल। तो अब क्या करें? तो अब 15 साल जो लालू जी का राज था उसकी कमियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं वो जंगल राज था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में डेटा के इस पे बेस पे आपको जवाब देता हूं कि जिस जंगल राज की बात ये करते हैं उसकी सच्चाई क्या है। और ये जो डेटा मैं दे रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इसको खारिज करके दिखाएं, इसलिए कि ये डाटा भारत की जो भी मानक संस्थाएं हैं उनका है, एनसीआरबी का है। 2005 में जो स्थिति थी जिसको आप लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं लोग, उस समय अटेम्प्ट टू मर्डर की जो घटनाएं हुई थी वो 3007 केसेस हुए थे। नीतीश का जो सुशासनीय राज है उसमें 7196 हुई हैं। अगर हम किडनैपिंग की बात करें, आपने कहा किडनैपिंग उद्योग हुआ था, तो उस समय जो किडनैपिंग की घटनाएं हुई थी लालू राज में या लालू राबड़ी राज में, तो वो मात्र 2993 थी। और आज अगर हम 2693 थी। अगर नीतीश राज की बात करें तो किडनैपिंग अकेले की घटनाओं की संख्या 2635 है। 6,900। और एक मिनट, दंगों की बात करें तो लालू राज में 7,651 छोटे मोटे दंगे हुए और यही संख्या दंगे यानी जाति विवाद तो 10,276 थी। और अगर घृणित अपराधों की बात करें तो उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस सुशासन के सरकार ने। हम जब जिस जंगल राज को आप लोग रेफर करते हैं उसमें 24,771 घटनाएं हुई थी और ये जो 15 साल का नीतीश कुमार का राज है उसमें 44,407 घटनाएं हुई हैं। तो अब आप ये बताइए कि वो जंगल राज था या ये जंगल राज है? एक किसी हाईकोर्ट के जज ने अपने एक जजमेंट में रेफरेंस में एक बात लिख दी और उसको लेके मीडिया उड़ चली। अगर वही आधार है तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बाद में उसमें चीफ जस्टिस भी हुए कि हिंदुस्तान का जो जनतंत्र है वो खतरे में है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं खतरे में। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? लेकिन सिर्फ चूंकि लालू यादव के विरोध में कोई बात नहीं कही जा सकती है तो ये बात कही जाती है। सच्चाई उसकी ये है जो मैंने आपको डेटा किया। नहीं, आप डाटा की बात करें, आप डाटा की बात करें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यदि आज आप ताजा आंकड़े लेंगे, ये ताजा आंकड़े मैंने बताए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आप जो लेंगे तो इंडिया में जो बिहार का जो पोजीशन है वो 23वें स्थान पर है क्राइम। 5वें स्थान पे मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए आप सीआरबी का चलिए आप चैलेंज उठा के देखिए, 5वें स्थान। चलिए आप चैलेंज की बात करते हैं, लेकिन आपने किडनैपिंग की बात। कल ये मैंने एक और टीवी डिबेट में सामने सामने हमारे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ये चैलेंज किया कि आप इसको साबित कर दें। चलिए आप चैलेंज की बात करते हैं, लेकिन देखिए किडनैपिंग फॉर रैंसम जिसके कारण बिहार बदनाम था, डॉक्टर रमेश चंद्रा का किडनैपिंग, बिहार से व्यापारी भागे, यह बात तो सत्य है ना। तो आपकी यदि सरकार बन जाती है तो क्या आप सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे कि कोई व्यापारी कोई डॉक्टर नहीं भागेगा, उसे सुरक्षा मिलेगी और कोई सरकार संपोषित अपराध बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्या ये तेजस्वी यादव गारंटी दे पाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ। मैंने अभी फिर आपको बताया कि हाँ। जो किडनैपिंग की घटनाएं हैं वो भी 15 साल में लालू जी के राज में 2693 हुई थी और वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटनाएं नीतीश राज में 2935 हुई हैं, यानी इसका भी आंकड़ा बढ़ा है। रहा सवाल ये कि सबको सुरक्षा देने की बात। देखिए, एक बात को समझिए कि एक आदमी आपके सामने 30 साल का नौजवान है जिसकी आंखों में सपने हैं, जिसके दिमाग में विजन है, बिहार को एक नए रास्ते पे लेके चलने का उसका एक संकल्प है। वही संकल्प पत्र उन्होंने कल जारी किया है। तो ये संकल्प जब हम लोग ले रहे हैं तो इस संकल्प में सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से उन्होंने बात की है कि औद्योगिक आयोग भी बनाएंगे, दूसरी सारी चीज़ों की बात की है। और जितने भी औद्योगिक घराने या बिजनेस फैमिलीज या बिजनेस के कॉरपोरेट्स बिहार आएंगे उनको पूरी तरह से ना सिर्फ सुरक्षा दी जाएगी, टैक्सेस को भी उसी हिसाब से किया जाएगा और पूरी तरह से एक वातावरण बनाया जाएगा कि एक समृद्ध बिहार बन सके। मतलब तेजस्वी यादव का जो राजपाट होगा वो लालू यादव और राबड़ी देवी की तरह नहीं होगा।
नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लालू यादव और राबड़ी देवी का राजपाट भी वो राजपाट था जिसमें गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मजलूम को आवाज़ दी गई थी, स्वर दी गई थी। अब जो राजपाट आएगा उसमें इन सभी लोगों को और समाज के सारे वर्गों को स्वर्ग दिया जाएगा। मतलब सैयद फैसल अली कह रहे हैं कि आवाज भी दी जाएगी और अपराध भी नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो ये दोनों बात हो। बिल्कुल। चलिए, लेकिन आप नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं, संकल्प की आपने बात करी कि 10 लाख सरकारी नौकरी कर रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। कहां से पैसा? आप कह रहे हैं कोई ठेका पर नहीं देगा, कोई संविदा पर नहीं देगा, सभी लोगों की नौकरी नियमित कर देगी। कहां से संभव है? ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव। कैसे संभव है? कहां से पैसा लाएंगे? इसका हम ये हैं, बहुत आप जानते हैं, पत्रकार हैं, बिहार का एनुअल बजट कितने का है? 2,13,000 करोड़ का। बिहार का पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सुशासनित सरकार ने उस बजट का कितना % खर्च किया है बिहार की तरक्की पे। और बिहार में आपको अंदाजा हो जाएगा 55 से 60%, यानी 40% बजट व्यर्थ जाता है। वो जो बजट का एलोकेटेड अमाउंट है वो व्यर्थ जाता है। वो कितना होता है ज्ञानेश्वर जी, आपको बताएं? वो 80,000 करोड़ होता है। वो जो 80,000 करोड़ जो जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर, नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं, उसका तेजस्वी जी सदुपयोग करेंगे। और ये 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है, उसके लिए फंड है और बहुत ही अच्छा फंड है और ये हाथ में है। उसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि और भी जिस तरह से उद्योग धंधों को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, तो न्यू जो जॉब क्रिएशन होगा उसके लिए पैसे वहीं से आए। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बिहार में सरकारी नौकरों की जो संख्या है वो मात्र 3,10,000 है और उसके साथ पेंशन धारकों की संख्या 3,80,000 है, यानी 6 लाख के आसपास है। हम उसमें 10 लाख का इजाफा करेंगे। उसका पूरा ब्रेकअप भी आप चाहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। और उनको तनख्वाह कहां से दी जाएगी, उनका भरण पोषण कहां से होगा, उसके लिए मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया। 80,000 करोड़ का पैसा बिहार सरकार का व्यर्थ होता है हर साल, उसी से उनकी तनख्वाह दी जाए। नहीं, आप जिस 80,000 करोड़ की बात कर रहे हैं फैसल अली, वो पैसे व्यर्थ की बात ठीक है, नीतीश सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही है। लेकिन ठीक है, सड़क बनाने के बद में पैसे आए, वो खर्च नहीं हुई। स्वास्थ्य मद में पैसे आए, खर्च नहीं हुई। ग्रामीण विकास विभाग में पैसे आए, नहीं खर्च हुई। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो पैसे खर्च नहीं किए गए संबंधित विभाग में, उस पैसे को अब हम नौकरी पर और तनख्वाह देने में लगा देंगे? जाहिर नहीं, देखिए किसी भी मंत्रालय का, किसी भी विभाग का बजट एलोकेटेड है ना, तो ये जो 80,000 करोड़ है उसमें वो पैसा भी तो होगा जो उस विभाग का होगा। तो जाहिर सी बात है, हर विभाग में नौकरियों की रिक्तियां हैं, तो उनको का पैसा उस हिसाब से उस पर व्यय किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमको ये लगता है, देखिए जो सरकार होती है वो अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से और अपने सर्वे के हिसाब से, अपने रोड मैप के हिसाब से सारी चीज़ें करती हैं। तो हम लोगों का अपना रोड मैप है कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो उस पैसे को कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। हो सकता है कि ये आज नीतीश कुमार प्रोजेक्ट ए में कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उसको प्रोजेक्ट बी में करेंगे, उसमें नौकरियां देंगे। चलिए, आखिरी सवाल जिसका स्पष्ट जवाब चाहिए, शराबबंदी। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी उन्होंने बिहार में महिलाओं की मांग पर की। आप कहते हैं शराबबंदी हुई ही नहीं, 200 का माल 500 में बिकने लगा और लोग और ज़्यादा लत के शिकार हो गए। आपकी सरकार आई तो शराबबंदी खत्म या कि शराबबंदी की समीक्षा? देखिए, शराबबंदी की समीक्षा, आप सबको मालूम है कि शराबबंदी से किस प्रकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हम उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। और आप जानते हैं ज्ञानेश्वर जी हमसे और सबसे अच्छा जानते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी हुई है। आप यहाँ पे अभी कहिए, यहाँ पर आपको आकर के शराब डिलीवर हो जाएगी। तो शराब का जो एक माफिया का जो कार्टेल बन गया है उसको नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको जानकारी है कि 90,000 FIR फाइल हुए हैं और उसमें कौन लोग हैं? यही बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं जो कहीं से हम लोग के यहाँ जो होता है गाँव देहात में कि ताड़ी चुआ रहे हैं, दारू बना रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ करके आपने बंद किया। तो माफिया को खत्म करने के लिए माफिया को खत्म करेंगे हम लोग और उसका कोई ऐसी समीक्षा करके रास्ता निकालेंगे कि जो सामाजिक कुप्रभाव है शराब का वो समाप्त हो, वो पूरी तरह से खत्म हो, लेकिन साथ साथ रेवेन्यू का नुकसान नहीं हो। समीक्षा जरूर होगी, रीलुक ऑफ द लिकर बैन पॉलिसी वो जरूर होगी, लेकिन इस तरह की जो अंधी पॉलिसी इन्होंने बनाया है, शराबबंदी खत्म भी हो सकती है। नहीं, मैंने कहा रीलुक, हाँ, रीलुक, अच्छा। उसकी समीक्षा होगी, अच्छा, पूरे तौर पे, और जो उचित होगा बिहार के हित में, बिहार के सामाजिक विकास के हित में, बिहार के आर्थिक विकास के हित में, वैसा निर्णय तेजस्वी जी की दूरगामी सोच वाली सरकार लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैसल जी, आप
हमारे बहुत साथ जुड़े। बहुत हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।